इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन जस का तस है। ना तो कोई हल निकल पाया है और ना ही दिल्ली की सरहदों पर हालात सामान्य हो पा रहे हैं। उल्टा किसानों की घेराबंदी और बढ़ती जा रही है। आज की स्थिति क्या है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले ये दिखाएंगे। दरअसल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर सरकार के पास जाने को कहा। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से हो रही बयानबाजी पर भी विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की है, जिनके मुताबिक ये सब माहौल भड़काने के लिए किया जा रहा है। दरअसल पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने हाल ही में आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। सरकार और विपक्ष के बीच इस पर सहमति बन गई है, लेकिन आज हुए हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आज की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिए गए। तो इन 3 बड़ी खबरों के अलावा आज जिस बात पर नजर है वो है किसान आंदोलन के समर्थन में जींद में हो रही खाप महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हैं। महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने, गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने जैसी मांगों का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन महापंचायत के दौरान एक हादसा भी हुआ। जिस मंच पर राकेश टिकैत और बाकी नेता मौजूद थे वो अचानक धराशायी हो गया। टिकैत के भाषण के दौरान मंच पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मंच ये वजन नहीं झेल पाया और अचानक नीचे आ गिरा। हमने अपनी दिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये दिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई लड़ जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। तो जींद की इस महापंचायत से आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें भी देख लीजिए। मंच पर अचानक नेता बढ़ गए, वजन झेल नहीं पाया मंच और अचानक नीचे आ गिरा। लेकिन जींद की इस महापंचायत से जो 3 बड़ी बातें या मांगे किसानों ने रखी, उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, इसके अलावा जो किसान गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें रिहा किया जाए। अब तक हालांकि 70 दिन का जो ये समय रहा किसान आंदोलन का, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान संगठन शामिल थे। लेकिन 26 जनवरी को हुए उपद्रव के बाद राकेश टिकैत जिस तरह से भावुक हुए, इसने आंदोलन में एक नई जान फूंकी और राकेश टिकैत अब उभरकर इस तरह से आए हैं कि उनको अब खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जींद की पंचायत के बाद आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में ले चलते हैं। आज सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष की मांग को मानते हुए किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन इसके पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिस पर सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई। 2016 को शुरू की गई। अब बैठ जाइए प्लीज। आप बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए ना। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। Nothing shall go on record. I appeal to all the 3 members who have been named. Please leave the house. Don't create a situation where I have to call the marshals and send you out. That is a most unpleasant thing. Please, आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए, आपका नेता ने बोला आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। राष्ट्रपति अभिभाषण में आप बोलिए। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति अभिभाषण किसानों का समस्या का चर्चा जारी, और जिनको बोलना है वो बोले अनुमति लेके, और समय भी पर्याप्त दिया है। इसके बाद भी आप लोग ऐसा हंगामा करें तो कोई मतलब नहीं। प्लीज मार्शल्स, help them to leave the house.
Help them to leave the house. मर्यादा परंपरा को पालन करिए. बहस होने दीजिए. किसानों के बारे में बहस होने दीजिए. तो हंगामे को लेकर यहां पर राज्यसभा में सभापति नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन सहमति बनने के बाद राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने बात रखी. आजाद ने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वालों पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन किसानों से लड़ाई लड़कर सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा. कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी. अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है. तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता. तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले. कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं. जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ. लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए. फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा. माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए. और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है. आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए. ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है. गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई राज्यसभा में हंगामा, जिसे लेकर सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की. लेकिन इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित. आइए सीधे उसका रुख करते हैं. समस्या है जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं. सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है. सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है. Today Delhi is surrounded by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So, I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे.
अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है, वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आपको बात को किया, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी एजुकेशन में हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उनका उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक? नो, what view? The view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहे तो बात कर सकते हैं। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है?
किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की, आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे। मतलब क्या वन फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के जरिए भी आरोपियों की पहचान शुरू की। ऐसे 12 चेहरे चिन्हित किए गए हैं जिन पर दिल्ली में हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस को तलाश है इन चेहरों की। ये वो चेहरे हैं जिन पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की आड़ में दिल्ली में उपद्रव करने का आरोप है। इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। ये है इकबाल सिंह। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह लुधियाना का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इकबाल पर 50,000 रुपए इनाम रखा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इकबाल लाहौरी गेट पर भीड़ को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसा रहा था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह लाल किले से फेसबुक लाइव भी कर रहा था। इकबाल की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में छापे मार रही है। इकबाल सिंह के अलावा बूटा सिंह, जजबीर सिंह और सुखदेव सिंह नामक शख्स पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के कुछ नए वीडियोस जारी किए हैं। एक वीडियो में कुछ आंदोलनकारी घोड़े को लेकर लाल किले की प्राचीर पर जाते दिख रहे हैं। दूसरे वीडियो में पुलिस वाले पर डंडे से हमला करने की कोशिश हो रही है। तीसरे वीडियो में लाल किले में उपद्रवी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस बीच 26 जनवरी के उपद्रव की तहकीकात के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उपद्रवियों के चेहरे जारी किए हैं। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिसिस और फोरेंसिक टीम की मदद से इन चेहरों को निकाला है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। क्राइम ब्रांच की टीम को तकरीबन 1000 से ज्यादा वीडियो मिले थे। कई टेक्नोलॉजी के जरिए इन 12 चेहरों की पहचान की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इन 12 चेहरों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। इनसे पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इनको लाल किला और आईटीओ के पास जाने के लिए किसने कहा था, किसने इन लोगों को अपने अपने इलाकों से दिल्ली बुलाया था और किसने हिंसा करने के लिए उकसाया था।
पुलिस की कोशिश उपद्रव करते पाए गए 12 लोगों का नाम पता ढूंढकर उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की होगी। पुलिस उनसे पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा पर उतारू हुए थे। आखिरकार इस अशांति को फैलाने का उनका मकसद क्या था? दिल्ली पुलिस के राडार पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम का एक किसान नेता भी है। 20,000 भी क्यों ना आ जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੂੰ एक ਆਉਂਦਾ है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही कम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नूं छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। दिल्ली पुलिस पहले ही कह चुकी है कि 26 जनवरी को कानून तोड़ने वाला कोई भी शख्स नहीं बचेगा। दिल्ली पुलिस उसी संकल्प को निभाने में लग चुकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद दिल्ली सीमा पर सतर्कता बेहद बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। यहां की तस्वीरों को देखकर आप भूल जाएंगे कि ये दिल्ली का बॉर्डर है या एलओसी या एलएसी। मैंने कई सरहदों से रिपोर्टिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा है और इंटरनेशनल बॉर्डर को देखा है, लेकिन ये 2 राज्यों के बीच की जो सरहद है उससे रिपोर्टिंग कर रही हूं मैं। अब देखिए क्या समानताएं आपको दिखती हैं। उस हिस्से के आगे वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और इस हिस्से के आगे यहां पर जो किसान है वो है। कभी सोचा नहीं था 2 राज्यों के बीच ऐसी एक सीमा देखनी होगी। इस सब के बीच है नो मैन्स लैंड, यानी 2 देशों के बीच जब भी कोई सीमा होती है वहां पर नो मैन्स लैंड होता है, जहां पर लोग आ सकते हैं दोनों तरफ से लेकिन बस नहीं सकता है कोई। तो यहां पर भी किसी तरह का कोई ढांचा नहीं है बीच में। लेकिन ये जो कॉन्सर्टीना वायर्स आप देख रहे हैं, जिन कटीले तारों का जिक्र हम करते हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचते हैं, उन तारों का यहां पर क्या काम है ये लोग पूछते हैं। इन तारों में इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसके जरिए गुजरे और आपकी चमड़ी हल्की सी छू जाए तो वो गुथ जाएगी आपके बीच में और आप उस ओर जा नहीं पाएंगे। अब अगर किसी को भी यहां से उस ओर जाना है या उस ओर से यहां पर आना है तो उन लोगों को एक बहुत लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता है, जो कि कच्ची पगडंडियों से होते हुए और कुछ गड्ढों से होते हुए आपको निकलकर यहां पर पहुंचने की गुंजाइश देता है। इसीलिए आप जब उन तस्वीरों को देखेंगे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम देखते हैं तो आपको बहुत समानताएं दिखेंगी। ये पहले तो नहीं था, अभी कर दिया। ये बिल्कुल पहले नहीं था। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कटीले तार हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, आगे कील लगा दी गई हैं। यहाँ पर किसानों को अपमानित करने के लिए जो इसी सड़क पर की, इसी सड़क पर ऊपर आप पुल के ऊपर भी जाएंगे, जो दिल्ली को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी एरिया है सारा का सारा, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसान की मंशा दिल्ली जाने की नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था अगर 26 जनवरी वाले दिन सरकार या दिल्ली पुलिस उन रास्तों पर करती जो लाल किले की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता। यहाँ पर सब किसान भाई खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी किसान भाई, वो भी हमारे मित्र हैं, जो हम ऊपर खड़े हुए हैं, वो भी हमारे देश का सम्मान है, वो हमारे देश के सैनिक हैं, वो भी वहां खड़े हुए हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन आज सरकार ने बंटवारा कर दिया है, उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमें नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमारा हृदय और उनका हृदय एक ही है। ऐसा ही खून उनकी रगों में बहता है, ऐसा ही खून हमारी रगों में बहता है। क्या मतलब, आपको एक कानून का पता होगा कि ये कटीले तार आवारा पशुओं के लिए भी नहीं लगाए जा सकते। एक कानून है, अगर हम उत्तर प्रदेश में गायों के लिए भी अगर ये कटीले तार लगाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। सरकार आए दिन नित्य दिन रोज प्रतिरोज ये अपने कानून तोड़ती है और किसानों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही।
70 दिन हो गए हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन जिस तरह की किलेबंदी दिल्ली की सरहदों पर की गई है, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों से डर रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। खेती ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने अर्थव्यवस्था को कोविड काल में बचाया है, एक बूस्ट दिया, लेकिन अब ना तो बजट में सरकार ने किसानों को कुछ दिया और ना ही इन कानूनों को सरकार वापस ले रही है। लेकिन किसान ऐसे नहीं मानेंगे, वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे। कदम सरकार को पीछे वापस लेने होंगे। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड बाय आवर फार्मर्स। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो राहुल गांधी यहां पर एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाते हुए कि वो कृषि कानून वापस ले। आखिर क्यों दिल्ली की इस तरह से किलेबंदी की जा रही है? लेकिन सवाल दरअसल उनसे यह भी पूछा गया कि जिस तरह से कुछ इंटरनेशनल स्टार्स ने कृषि कानून के मामले को लेकर, किसानों के मामले को लेकर ट्वीट्स किए हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि इस पर उनका कोई ओपिनियन नहीं है, ये हमारा घरेलू मामला है और सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। लेकिन बजट का भी जिक्र उन्होंने अपने इस संबोधन में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा कि खेती एक ऐसा सेक्टर जिसने कोविड काल में, जब अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय एक बूस्ट दिया, लेकिन सरकार ने ना तो किसानों को कुछ दिया और साथ ही डिफेंस सेक्टर को लेकर भी उन्होंने अपनी बात की। तो सरकार सेना को पैसा नहीं दे रही है, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। सेना को जो चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। दरअसल बजट में जितना डिफेंस सेक्टर को अलॉट किया गया है, उस पर यह टिप्पणी राहुल गांधी की थी। ये कैसी देशभक्ति है? चीन जिस तरह से आक्रामक है बॉर्डर पर, उसके मद्देनजर सर्दी के इस मौसम में जवान डटे हुए हैं बॉर्डर पर, और ऐसे में जो सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए उससे कदम पीछे क्यों खींच रही है सरकार, और उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर तफ्तीश तेज हो गई है। उपद्रव के आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस ने 8 फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम का ऐलान भी कर दिया है। पुलिस के रडार पर पहला नाम है आरोपी एक्टर दीप सिद्धू का, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छब्बीस जनवरी 2021, जब देश 72वें गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा था, दिल्ली के आईटीओ और ऐतिहासिक लाल किले पर बवाल मचा था। ट्रैक्टर मार्च के नाम पर भयंकर हंगामा छिड़ा था। तोड़फोड़, पुलिस पर हमला और फिर लाल किले पर धार्मिक झंडा। इस सारे बवाल के पीछे जिस एक शख्स को मास्टरमाइंड बताकर दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, वो कहीं छिपा आंसू बहा रहा है और अपने वीडियो जारी कर रहा है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ रूह ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਇੱਥੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ये पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू है। दीप सिद्धू उस वक्त लाल किले पर मौजूद था और फेसबुक पर लाइव कर रहा था, जबकि अपने आंदोलन को डिरेल होता देख भड़के किसानों ने दीप को पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला और अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के सिर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है।
यानी दीप को पकड़ने या पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह और उसके 2 अन्य साथी गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी 1 लाख रुपए इनाम रखा गया है। दीप को पुलिस शिद्दत से तलाश रही है, लेकिन वो 26 जनवरी से अंडरग्राउंड है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए संदेश भी जारी कर रहा है। रविवार देर शाम एक वीडियो जारी कर उसने भावुक होते हुए अपना दुखड़ा रोया। बल्ले पंजाबियों, बड़ा तुसी सिला दिता, गद्दार दा सर्टिफिकेट वंडता, सब कुछ छड्ड के थोड़े लिए आ गया। सारी जिंदगी जिवें जिउया सी सब कुछ छड्डता, आपदे रिश्ते, आपदा काम, पर्सनल लाइफ सब कुछ छड्डता थोड़े लिए। दीप सिद्धू कहाँ छिपा है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन वीडियो से साफ है कि हफ्ते भर में उसे समझ आ गया है कि कानून से टकराने का क्या मतलब होता है। दीप को गिला है कि जिन पंजाबी किसानों के लिए वो लड़ रहा था वही अब उसके साथ नहीं है। मुक्तसर जिले में स्थित दीप सिद्धू के पुश्तैनी गांव उदय कारण में 1 फरवरी को हुई पंचायत में दीप को शाबाशी दी गई और उसे पूरा समर्थन देने का ऐलान किया गया। गांव वालों ने साफ कहा कि अगर दीप गद्दार है तो पूरा गांव गद्दार है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो तांडव हुआ उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। दिल्ली पुलिस इस बवाल के एक गुनहगार को सजा दिलाने के लिए कमर कस चुकी है। दिल्ली पुलिस SIT बनाकर 26 जनवरी को हुई हिंसा की जांच कर रही है। SIT में जॉइंट कमिश्नर BK सिंह और 3 DCP जॉय तिर्की, भीष्म सिंह और मोनिका भारद्वाज शामिल है। दिल्ली पुलिस की घेराबंदी से आखिरकार कब तक बच पाएगा दीप सिद्धू? दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।